हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रोग्रेशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इंडिया हिस्ट्री का अपना एक टॉपिक रह गया था गांधी, और सबसे बड़ा टॉपिक था ये। और मैंने आपको नोट्स जो 29 पेज के नोट्स दिए थे, उसके अंदर भी मैंने आपको 3-4 पेज के अंदर गांधी जी के करवा रखा है मैंने, और उसकी थ्योरी मुझे समझानी थी। ठीक है, तो दोस्तों मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। 1.5 घंटे के अंदर मैं कंप्लीट कर दूंगा गांधी जी। मेन मेन चीज़ आपको बता दूंगा मैं, बस आपको इस पर ही फोकस आपको याद करते हुए चलना है। टॉपिक्स अपने सामने है महात्मा गांधी जी के, और इसके अंदर अपन दोस्तों देखेंगे कि 3-4 अपने बड़े बड़े आंदोलन वो अपन इसके अंदर पढ़ेंगे। जैसे अगर मैं मानूं, आप देखोगे कि गांधी जी जैसे ही आते हैं लंदन से दक्षिण अफ्रीका से आते हैं, और उसके बाद दोस्तों आप देखोगे कि मैन में अगर इसके अंदर देखूंगा तो सबसे पहले एक तो चंपारण आपको पढ़ना है अच्छे से। ठीक है ना, चंपारण पढ़ना है। चंपारण है, आप देखोगे कि उसके बाद में अहमदाबाद है, खेड़ा है, खेड़ा सत्याग्रह है, और उसके बाद दोस्तों आप देखोगे कि रोलेक्ट एक्ट हो जाता है। रोलेक्ट एक्ट के बाद दोस्तों आप देखोगे कि इसके बाद में खिलाफत मूवमेंट होता है। आपको सिर्फ यहाँ पे गांधी जी के आप देखोगे प्रवासी दिवस के बाद से ही सारा आपको पढ़ना है। और कहा था गोपाल कृष्ण गोखले ने, जैसे ही गांधी जी आते हैं उसके बाद कहा था गोपाल कृष्ण गोखले आपको सिर्फ 1 साल की यात्रा करो, और गांधी जी ने 1 साल पूरी यात्रा करते हैं। और उसके बाद दोस्तों आप देखोगे कि बनारस जो अधिवेशन होता है कांग्रेस का, वहां पर एक सभा के अंदर भी जाते हैं, बाकायदा सार्वजनिक रूप से वहां रहते हैं। और उसके बाद में जैसे ही राजीव शुक्ला जी है वो उनके पास में आते हैं, उसके बाद में वो चंपारण जाते हैं। उसके बाद सारी घटनाएं आपकी ये क्रम चलता रहता है। फिर दोस्तों मेन 3 बड़े इनके मूवमेंट है, आपको इसमें पढ़ना है। एक तो है मेन सबसे इंपॉर्टेंट है आपका असहयोग मूवमेंट है, ये पढ़ना है अच्छे से। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, एक दोस्तों आपके है भारत छोड़ो आंदोलन। ये 3 टॉपिक बड़े हैं जिनके गांधी जी के बड़े आंदोलन है, और इसको अपन को थोड़ा सा रिवीजन करते हुए चलना है। मेन मेन चीज इसके अंदर आपको इसके अंदर पढ़नी है। ये दोस्तों ये अपना क्रम रहेगा, और ये सारी चीजें अपन पढ़ते हुए सारा गांधी जी के बारे में चलेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, हाँ, गांधी युग प्रारंभ यहाँ से स्टार्ट होता है। आप देखोगे कि सबसे पहले एक नरम युग आता है। नरम युग के बाद में आप देखो गरम दल आता है, और गरम दल के बाद दोस्तों आप देखोगे 1915 के बाद से सारा मामला गांधी जी का युग माना जाता है, और फिर वो सारा आंदोलन ये आगे चलता है। सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करेंगे, हाँ, गांधी जी 1891 में इंग्लैंड से भारत लौटते हैं, और कहते हैं कि जब गांधी जी इंग्लैंड से भारत लौटते हैं तो दोस्तों इनकी जो जैसी आवाज़ थी वो बहुत पतली आवाज़ थी। ठीक है, इनको कोई काम वाम भी नहीं मिला था, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि गांधी जी को गुजराती आती थी, और गांधी जी को गुजराती भी आती थी, और दोस्तों और गांधी जी को इंग्लिश भी अच्छे से आती थी। इसलिए अब्दुल्ला जो भाई है ये केस लड़ने के लिए जाते हैं। कहाँ पर आप देखोगे कि दक्षिण अफ्रीका जाते हैं वहाँ पर, और मेन पर्पज यही था कि गांधी जी वहाँ पर गए थे तो इनको गुजराती आती थी। ठीक है, और इंग्लिश तो इनको अच्छी सी आती थी। और फिर कहते हैं कि दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, और कहते हैं गांधी जी ने वहां पर किसका किया, रंगभेद नीति के खिलाफ। आप देखोगे कि 1906 के अंदर सत्याग्रह वहां पे प्रारंभ कर दिया। कहां पर, गांधी जी ने 1906 के अंदर दक्षिण अफ्रीका के अंदर। फिर दोस्तों अपन बात करेंगे, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 2 आश्रम खोले हैं। कौन कौन से, एक तो टॉल्स्टॉय और एक फिनिक्स आश्रम। दोस्तों कौन कौन से आश्रम खोले हुए गांधी जी ने, भाई सीधी सी बात है, अगर आंदोलन करना है तो आश्रम तो होना चाहिए ना। आश्रम जैसे गांधी जी ने भारत आते हैं तो साबरमती आश्रम खोला है, उसी तरह दक्षिण अफ्रीका के अंदर भी 2 आश्रम, एक तो है आपको याद रखना है टोल्सो, एक फिनिक्स आश्रम, इन्होंने आपको आश्रम ये खोलते हैं। और वहाँ दोस्तों वहाँ पर एक समाचार पत्र भी वहाँ पे खोलते हैं। कौन सा है, ओपिनियन, किस नाम से निकालते हैं, इंडियन ओपिनियन के नाम से समाचार पत्र भी वो वहाँ पर निकालते हैं। ये आप दोस्तों ये बेसिक बेसिक बता रहा हूँ मैं। ठीक है, बेसिक बेसिक आपको पता ही गांधी जी के सारी जो बेसिक वही मैं आपको यहाँ पे कराते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, गांधी जी पढ़ेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक होता है गांधी जी, लेकिन मैं मात्र एक सवा घंटे के अंदर ये कंप्लीट में करने वाला हूँ। सिर्फ रिवीजन के पर्पज से अपन सारा काम करेंगे। अब दोस्तों बात करेंगे गांधी जी, हाँ, बोअर और जुल्लू। ठीक है, बोअर थे वो कौन थे, डच किसान थे। कौन थे, डच किसान थे, और दक्षिण अफ्रीका के अंदर बस गए थे डच, जो उनको बोअर कहते थे। और फिर इनके अंदर डिस्प्यूट होता है। ठीक है, किन के अंदर, डचों के खिलाफ, डच और अंग्रेजों के विवाद के अंदर। और कहते हैं कि इस विद्रोह, जब ये विद्रोह हुआ था, इस विद्रोह में गांधी जी ने किसका साथ दिया था, गांधी जी ने दोस्तों अंग्रेजों का साथ दिया था। किसके साथ दिया था, अंग्रेजों का साथ दिया था। इसलिए अंग्रेजों ने इनको बोअर और जुल्लू, क्या बोअर और जुल्लू उपाधि इनको प्रदान की थी। अब दोस्तों गांधी जी आ गए हैं भारत की तरफ, और 9 जनवरी 1915, क्या है, 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं, और कहते हैं इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस के मनाया जाता है।
ठीक है, 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं और इसलिए इसको भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब दोस्त चलते हैं, हाँ, अब प्रथम विश्व युद्ध चालू हो चुका है 1914 के अंदर, और कहते हैं कि जो भारत से जो सैनिक थे उन्होंने इन्होंने कहा था कि आप बिल्कुल भर्ती हुए, जो अंग्रेजों की सेना है उनके साथ भर्ती हुए, इसलिए गांधी जी को सार्जेंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सार्जेंट भी कहा जाता है। और कहते हैं कि अंग्रेजों ने इनको केसर ए हिंद की उपाधि भी इनको दी थी। तो दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय युवाओं को में शामिल अंग्रेजी सेना, इसलिए गांधी जी को कहा कि ये तो भर्ती करने वाले सार्जेंट इनको कहा है। और कहते हैं अंग्रेजों ने गांधी जी को क्या कहा है? केसर ए हिंद की उपाधि दी है। दोस्तों क्वेश्चन पूछ सकता है केसर ए हिंद की उपाधि किसने दी? तो अंग्रेजों ने इनको दी थी। अब दोस्तों जैसे गांधी जी आते हैं, गांधी जी ने साबरमती आश्रम है वहां पर अपना खुद का डेरा डाल देते हैं साबरमती के अंदर और स्थापना कर देते हैं। फिर दोस्तों गांधी जी ने BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उद्घाटन समारोह के अंदर जाते हैं और वहां पर दोस्तों पहली सार्वजनिक उपस्थिति दी थी इन्होंने। तो कहाँ पे दी थी? आप देखो कि BHU के उद्घाटन समारोह में पहली बार गांधी जी ने सार्वजनिक उपस्थिति वहां पर दी थी। आगे चलते हैं। गांधी जी, हाँ, गांधी जी ने 1916 के लखनऊ समझौते में भी भाग लिया था। ठीक है, फिर दोस्तों यहाँ पर ही जो 1916 के अंदर लखनऊ जो होता है अधिवेशन होता है उसके अंदर राजकुमार शुक्ल, क्या नाम है? राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी की नील जो चंपारण जो दिक्कत थी उनके नील किसानों की समस्या गांधी जी ने यहाँ पर बताई थी। ठीक, समझ में आ गया? राजकुमार शुक्ल, ये आपको पता होना चाहिए। फिर दोस्तों आप देखोगे, हाँ, चंपारण सत्याग्रह, मेन चीज पढ़ेंगे। चंपारण सत्याग्रह मामला क्या था कि यहाँ पर जो अंग्रेज थे, अंग्रेज यहाँ पर जो 20 में से 30, कितने 20 में से 3 जो % भूमि पर यहाँ पर नील की खेती करना अनिवार्य अंग्रेजों ने कर दिया था। यानी 20 में से 3% पे तो नील की खेती अनिवार्य होगी। और दोस्तों जो नील होता है ना वो भूमि को क्या करता है? बंजर कर देता है। फिर यहाँ पे दिक्कतें स्टार्ट हो जाती है। इसको बोलते हैं 3 कठिया प्रथा। क्या बोलते हैं? 3 कठिया प्रथा। 3 कठिया प्रथा। तो चंपारण में किसान 3 कठिया प्रथा से परेशान थे और इसके तहत किसानों को जमीन पर कितनी 3/20 भूमि पर नील की खेती करना अनिवार्य रूप से यहाँ पे था। फिर दोस्तों आप देखो कि अंग्रेजों ने अब जब गांधी जी यहाँ पे आ गए हैं और चंपारण के अंदर आ गए हैं, राजकुमार शुक्ल गांधी जी को बुला चुके हैं, साथ में उनके साथ उनके पीए थे, महादेव देसाई भी साथ थे इनके साथ में। और जब जांच आयोग बैठता है तो उसके अंदर कहते हैं कि इस जांच आयोग के अंदर गांधी जी को एकमात्र सदस्य यहाँ पे बनाना पड़ता है। और कहते हैं कि फिर गांधी जी ने 25% जो है किसानों को, क्या है, किसानों को लास्ट में जाके जब गांधी जी बाहर निकलते हैं जांच आयोग से, जब पूरा केस होता है दोस्तों, गांधी जी ने आते हैं, बाहर निकलते हैं और फिर नारा लगवाते हैं, हमने मैंने अपना काम कर दिया है। और कहते हैं किसानों को कि 25% जो है जुर्माना राशि वापस दिलवाई जाएगी अंग्रेजों से। फिर दोस्तों चंपारण आंदोलन की सफलता पर रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को किसकी उपाधि दी थी? महात्मा की आपकी उपाधि दी थी। किसकी? महात्मा की उपाधि देता है कि ये तो महात्मा है। किसने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। सहयोगी दोस्तों कौन कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, JP कृपलानी, अनिरुद्ध नारायण सिन्हा और नरहरि पारिक और मजरूल हल्क। दोस्तों ये तमाम दोस्त ये थे, जितने भी थे सहयोगी थे, कौन कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर प्रसाद, JP कृपलानी, अनिरुद्ध नारायण सिन्हा और नरहरि पारिक। दोस्तों ये मैन थे। और एक है मजरूल अल हक। ये तमाम देखोगे इनके प्रमुख सहयोगी थे, गांधी जी के साथ में थे। फिर दोस्तों एक व्यक्ति का नाम आपके दिमाग में आना चाहिए, जूडिथ ब्राउन। ये दिमाग में आना चाहिए। इन्होंने कहा था कि जितने भी है ना सारे, गांधी जी क्या है? कॉन्ट्रैक्टर का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? कॉन्ट्रैक्टर काम करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, उसको जिताते हैं। ये काम कौन करता है? गांधी जी करते हैं। किसने कहा है? ये जूडिथ ब्राउन ने। क्या है? जूडिथ ब्राउन ने कहा है। उनकी पुस्तक है गांधी राइज टू पावर के अंदर इन्होंने सब कॉन्ट्रैक्टर का काम किया है। क्या है? सब कॉन्ट्रैक्टर है। और दोस्तों ये था अपना चंपारण सत्याग्रह। अब दोस्तों स्टार्ट होता है अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन इसके सीधा सिंपल है। मील थी, उस मील के अंदर मजदूर थे। ठीक है, उस मील के अंदर आप देखोगे कि जो मजदूर थे उनके खिलाफ आप देखोगे कि वहां पे क्या हो गया था? यहाँ पे प्लेग फैल गया। क्या फैल गया था? प्लेग फैल गया था। और कहते हैं कि वहां पर उन्होंने भत्ता दिया। जब प्लेग खत्म हो गया तो जब भत्ता देना बंद कर दिया गया तब इन्होंने क्या किया? आंदोलन, मजदूर क्या करते हैं? आंदोलन करते हैं। किसके खिलाफ? मील मालिक के खिलाफ। फिर गांधी जी की यहाँ पे एंट्री होती है और गांधी जी की एंट्री होने के बाद में सारा मामला, तो पहली बार जो भूख हड़ताल की थी गांधी जी ने इसी जो मजदूर आंदोलन के अंदर इसमें की थी। दोस्तों पढ़ते हैं। अहमदाबाद में मील मजदूरों का प्लेग भत्ता बंद करने से ये मामला चलता है और मजदूरों ने मील मालिक, कौन थे उससे मील मालिक? अंबालाल साराभाई। वही अंबालाल साराभाई दोस्त थे गांधी जी के खिलाफ आंदोलन किया और गांधी जी ने मजदूरों के पक्ष में भूख हड़ताल कर दी। और कहते हैं कि मजदूरों को वापस से गांधी ने कितना दिलाया? 35% प्लेग भत्ता यहाँ पे लास्ट में जाके दिलवाया। और कहते हैं कि अंबालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बहन गांधी जी के साबरमती आश्रम की क्या थी? सदस्य थी। दोस्तों देख लो कि उनकी जो बहन है वो कौन है? इनकी साबरमती जो आश्रम गांधी जी का था उनकी ये सदस्य थी और खुद साराभाई इनके खुश थे। लेकिन जब भी इन्होंने 35% यहाँ पे प्लेग भत्ता यहाँ पे दिलवा। दोस्तों ये था अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन। आगे चलते हैं। खेड़ा किसान आंदोलन।
खेड़ा किसान आंदोलन का अपन देखेंगे, यहाँ पे एंट्री होती है, आप देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की यहाँ एंट्री होती है, 1918 के अंदर बात है ये दोस्तों ये। फिर कहते हैं कि यहाँ किसानों की जो फसलें थी क्या हो गई थी, खराब हो गई थी, और जब ये खराब हो गई थी तो जबरदस्ती अंग्रेज यहाँ पे क्या कर रहे थे, भू राजस्व वसूल कर रहे थे। फिर गांधी जी की यहाँ पे एंट्री होती है, और साथ में आप देखोगे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल तो थे ही, फिर बाद में आप देखोगे कि यहाँ पर दोनों बातें होती है, फिर यहाँ पे खुद गांधी जी गुजरात किसान सभा के भी यहाँ पे अध्यक्ष थे। फिर बाद में धीरे धीरे अंग्रेजों को झुकना पड़ा, और फिर दोस्तों यहाँ पे भू राजस्व लेना यहाँ पे बंद कर दिया। ये दोस्तों ये था खेड़ा किसान आंदोलन। पढ़ते हैं, खेड़ा में किसानों की फसलें खराब हो गई थी, लेकिन अंग्रेजी सरकार उससे क्या कर रही थी, भू राजस्व वसूल कर रही थी। और कहते हैं कि गांधी जी ने किसानों को भू राजस्व देने से क्या कर दिया, बिल्कुल मना कर दिया था। और कहते हैं कि गांधी जी उस समय कौन थे, गुजरात किसान सभा के वो अध्यक्ष थे, और अंग्रेजी सरकार को यहाँ झुकना पड़ा, और उनको जो है भू राजस्व लेना बंद यहाँ पे कर दिया गया। फिर दोस्तों गांधी जी ने विठल भाई पटेल तथा सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी के सदस्यों के साथ मिलकर किसानों के साथ मिलकर यहाँ प्रचार प्रसार यहाँ पे किया। दोस्तों सहयोगी कौन कौन थे, वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक, महादेव देसाई और शंकरलाल बैंकर। महादेव देसाई तो पीए थे गांधी जी के, जब गांधी जी जाते थे उससे पहले पूरी जो योजना बनती थी ना, आज जो आप देखते हो कि जो जितने भी नेता होते हैं वो जब पहले जाते हो पूरी योजना बनती है, तो उसी तरह गांधी जी की योजना बनाने वाले कौन थे, पूरी महादेव देसाई। कौन थे, महादेव पीए थे इनके, महादेव देसाई। चलते हैं आगे। अब दोस्तों रोलेक्ट एक्ट देखो, 1919 का रोलेक्ट एक्ट है, और सीधी सी बात है कि पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले देखते हैं, सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन होता है, और इसके आधार पर ही आप देखो कि 2 अधिनियम यहाँ पे पारित होते हैं। कौन कौन से, एक तो रोलेक्ट एक्ट पारित होता है, और एक दोस्तों आतंकवाद अपराध अधिनियम यहाँ पे पारित होता है। इसमें दोस्तों रोलेक्ट एक्ट क्या था, रोलेक्ट एक्ट था कि किसी भी व्यक्ति को क्या था, किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता था, तथा उसे अपील करने का भी अधिकार नहीं था, और उसे ना अपील इसलिए इसे ना अपील, ना वकील और ना दलील काला कानून इसे कहा जाता है। किसको, रोलेक्ट एक्ट को। अब दोस्तों गांधी जी ने इसके खिलाफ सत्याग्रह किया, और कहते हैं कि आरंभ किया, और बॉम्बे में, कहाँ पे, बॉम्बे में सत्याग्रह सभा की स्थापना इन्होंने गांधी जी ने कर दी। और कहते हैं कि 6 अप्रैल 1919 को अखिल भारतीय हड़ताल का भी इन्होंने गांधी जी ने आयोजन किया। और कहते हैं कि आर्य समाज के नेता थे एक सदानंद सरस्वती। यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे कहने पर गांधी जी कहा जाते हैं दिल्ली जा रहे थे, और रास्ते में हरियाणा के पास जगह पड़ती पलवल, उस पलवल रेलवे स्टेशन पर उनको गिरफ्तार कर लिया, किसको, गांधी जी को, और वापस ले जाकर कहाँ पे छोड़ दिया, बॉम्बे उनको छोड़ दिया, किसको, गांधी जी को। दोस्तों ये था। आगे चलते हैं। फिर दोस्तों आप देखो कि अमृतसर में जो डॉक्टर सतपाल सैफुद्दीन किचलू है, और उनको गिरफ्तार कर लिया था, और 10 अप्रैल को, क्या तारीख थी, 10 अप्रैल को इनके समर्थकों ने अमृतसर में जुलूस निकाला, और जुलूस निकाल पर वहां उग्र भीड़ थी, उस उग्र भीड़ ने 5 अंग्रेजों की क्या कर दी, हत्या कर दी। और कहते हैं यहाँ पर मार्शल लॉ समझते ही हो, यहाँ पर सेना का कानून लगा दिया गया, और वहाँ यहाँ का प्रशासन किसको सौंप दिया गया, प्रशासन जनरल और डायर को, यहाँ पे जनरल ओ डायर को, किसको, जनरल ओ डायर को यहाँ पे सौंप दिया गया। और उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर दोस्तों कौन था, माइकल ओ डायर। कौन था, माइकल ओ डायर, जो वो क्या था, लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब का, जबकि अमृतसर का प्रशासन का जो गवर्नर था, सॉरी लेफ्टिनेंट था, वो था जनरल ओ डायर। तो यही था मैन अंदर, ठीक है ना। तो पंजाब का कौन था उस समय, माइकल ओ डायर, जबकि अमृतसर का जो प्रशासन था वो कौन संभाल रहा था, जनरल और डायर के पास में, इसके पास सौंपा हुआ था। और कहते हैं कि घटना होती है, और घटना के अंदर आप देखो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये घटना है 13 अप्रैल की। क्या घटना है, 13 अप्रैल को वैसाखी का दिन था, और इसलिए मेले के अंदर आप देखो कि जलियांवाला में लोगों की भीड़ थी, और जनरल डायर ने वहाँ पर जो फायरिंग कर दी, और फायरिंग करने के बाद आप देखते हैं कि लगभग 303 रिकॉर्ड है, सरकारी रिकॉर्ड, 379 जो है लोग यहाँ पे मारे जाते हैं, लेकिन वास्तव में कितने लोग मारे गए थे, 1000 से अधिक यहाँ पे मारे गए थे। और किसने यहाँ पे, आप देखोगे कि हंसराज नामक भारतीय ने उसका सहयोग यहाँ पे किया था। और दोस्तों जनरल ओ डायर, किसने, जनरल ओ डायर ने यहाँ पर फायरिंग यहाँ पे कर दी। दोस्तों ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो 13 अप्रैल के दिन ये सारा हुआ था। आगे चलते हैं। और फिर दोस्तों जैसे हत्याकांड हुआ, उस हत्याकांड की जांच के लिए एक कमेटी बनाई। उस कमेटी का नाम था, आप देखोगे कि हंटर कमेटी। कौन सी कमेटी थी, हंटर कमेटी थी, जिसके अंदर 3 मुख्य सदस्य थे। कौन कौन थे, सबसे पहले इस हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने क्या बनाई, हंटर कमेटी। और उसके अंदर कितने सदस्य थे, 3 इसके अंदर सदस्य थे। कौन कौन, चिमनलाल सितलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण। दोस्तों नाम आपको याद रखना है, चमनलाल सितलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण, ये 3 व्यक्तियों का आपको नाम अच्छे से याद होना चाहिए। फिर दोस्तों गांधी जी ने हंटर कमेटी की रिपोर्ट को क्या बताया, पन्ने दर पन्ने, क्या बताया, पन्ने दर पन्ने निर्लज लिपापोती का। ये तो भाई क्या की गई है, जो है वो निर्लज लिपापोती इस पर की गई है। फिर दोस्तों कांग्रेस ने भी हत्याकांड की जांच के लिए किसकी समिति निर्माण किया, तो आप देखोगे कि मदन मोहन मालवीय, इसके मदन मोहन मालवीय जो है कमेटी, इसका गठन किया गया।
पहले तो अंग्रेज लोग बना रहे हैं कौन सी कमेटी, आप देखोगे कि हंटर कमेटी बना रहे हैं, और हम हंटर कमेटी ने गांधी जी ने क्लियर बोल दिया ये तो क्या है, निर्लज लिपापोती का काम कर रहे हैं, हम तो खुद कांग्रेस वाले हम खुद अलग से कमेटी बनाएंगे। उस कमेटी का क्या नाम था, मदन मोहन मालवीय कमेटी। फिर दोस्तों कमेटी गठन किया गया और कहते हैं कि इसके अंदर सदस्य कौन कौन थे, तो गांधी जी थे, मोतीलाल जी थे, सीआर दास थे, और अब्बास तैयब जी थे, और जयकर थे। दोस्तों ये तमाम लोग इसके अंदर सदस्य थे। और कहते हैं कि ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जनरल ओ डॉयर, वही जनरल ओ डॉयर ने जिसने मारा था, इसे ब्रिटिश राज का शेयर दिया गया, और कहते हैं उसे मान की तलवार भी यहाँ पे भेंट की। दोस्तों ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब दोस्तों आगे चलते हैं। हाँ, फिर इसके अंदर और भी क्या हुआ था कि पंजाब की गुरुद्वारा जो प्रबंधन कमेटी थी उसने जनरल ओ डायर को सिंह किसकी उपाधि दी, सिंह की उपाधि दी थी, तथा यहाँ पर उन्हें सरोपा भी यहाँ पे भेंट किया था। और कहते हैं कि पंजाब के लेफ्टिनेंट माइकल ओ डायर, हाँ माइकल ओ डायर ने जनरल आर डायर को क्या कर दिया, निर्दोष यहाँ पे करार दे दिया। और कहते हैं कि 1940 के अंदर उधम सिंह जी थे, 1940 के अंदर उधम सिंह जी जानते हैं इंग्लैंड, और इंग्लैंड में माइकल ओ डायर को वहाँ पे इनकी हत्या कर देते हैं। और दोस्तों शंकर नायर, ठीक है, शंकर नायर ने गवर्नर जो काउंसिल, गवर्नर की कार्यकारी जो परिषद उस वहां से इस्तीफा यहाँ पे दे दिया जाता है। दोस्तों ये थे शंकर नायर। दोस्तों ये था अपना कंप्लीटली होता है। मैन बस चीजें आपको रिवीजन करवा रहा हूँ मैं। सामने आपको क्या करना है, नोट्स रखना है सामने, 29 पेज वाले नोट्स रखने हैं सारे, उससे आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अब दोस्तों आता है खिलाफत आंदोलन। दो खिलाफत आंदोलन समझते हैं क्या है ये, खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत मतलब खलीफा, खलीफा का साम्राज्य, खलीफा का साम्राज्य था, ठीक है। और खलीफा कैसा था, राजनीतिक रूप से भी और धार्मिक रूप से भी मुसलमानों का क्या था, एक प्रकार से राजनीतिक रूप से और धार्मिक रूप से सब कुछ यही था, सामाजिक भी, सॉरी धार्मिक भी और राजनीतिक रूप से भी खलीफा। खलीफा से आगे बढ़ता गया खिलाफत, क्या बढ़ता गया, खिलाफत। अब दोस्तों सबसे सर्वोपरि मुसलमानों का सबसे सर्वोपरि कौन है, खलीफा, क्योंकि खलीफा एक प्रकार से राजनीतिक वो भी है और धार्मिक रूप से भी ये नेतृत्व यहाँ पे करता है। अब दोस्तों जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू होता है और कहते हैं कि ब्रिटेन ने तुर्की के साथ, किसके साथ में, ब्रिटेन ने तुर्की के साथ में किसकी संधि कर दी, सिवर्स और सेबी की संधि कर ली, ठीक है। उसके बाद दोस्तों तुर्की के ओटोमन और तुर्की का जो ओटोमन साम्राज्य उसको क्या कर दिया, यहाँ पे समाप्त कर दिया। जैसे संधि होती है भाई, ब्रिटेन ने तुर्की के साथ संधि कर ली, तो सीधी सी बात है यहाँ पे संधि जैसे हुई तो वहाँ का जो ओटोमन समाप्त कर दिया। और कहते हैं कि तुर्की का जो खलीफा था उसको भी पद यहाँ पे समाप्त कर दिया। और कहते हैं कि वहाँ पर जैसी पद, जब खलीफा का पद वहाँ पे समाप्त किया तो एक प्रकार से दोस्तों सारे मुसलमानों के प्रति लोगों के अंदर एक प्रकार से नेगेटिव आ गया। और कहते हैं कि ये घटना सारी फैलती फैलते भारत के अंदर भी आती है, और भारत के अंदर ये मूवमेंट चलाते हैं मुसलमानों ने, चलाया कौन सा, खिलाफत मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट चलाया, खिलाफत आंदोलन चलाया। और दोस्तों क्योंकि खलीफा, अब पढ़ते हैं एक बार वापस से, देखो प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में तुर्की के साथ में सिवर्स व सेबरी की संधि की, तथा तुर्की के ओटोमन साम्राज्य को यहाँ पे समाप्त कर दिया। और जैसे ही तुर्की का ओटोमन साम्राज्य समाप्त हुआ तो उसके बाद में खलीफा पद की भी समाप्ति यहाँ पे हो जाती है। और कहते हैं कि कमाल मुस्तफा पाशा को यहाँ पे समाप्त यहाँ से कर दिया जाता है, और तुर्की के खलीफा के पद को यहाँ समाप्त कर दिया। और दोस्तों इसलिए किसने, भारतीय मुसलमानों ने भी इसका विरोध किया, क्योंकि आप सीधी सी बात है खिलाफत खत्म कर रहे हो, खलीफा को यहाँ पे खत्म, यहाँ पे सीधी सी बात है पद समाप्त कर रहे हो, और खिलाफत आंदोलन यहाँ पे चलाया गया। और क्योंकि खलीफा एक प्रकार से मुसलमानों का राजनीतिक और धार्मिक प्रमुख यहाँ पे होता था। फिर दोस्तों मैन नेता कौन कौन थे भारत के अंदर, आप देखोगे शौकत अली और मोहम्मद अली। ये दोस्तों दो नाम आपको याद होना चाहिए, कौन कौन से, एक तो शौकत अली और एक मोहम्मद अली। और एक मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब। अब मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, अबुल कलाम आजाद साहब। अब दोस्तों खुद गांधी जी, आप देखोगे कि 1919 के अंदर दिल्ली के अंदर अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी थी, उस कमेटी के अधिवेशन था, उस जो अधिवेशन था उसके अंदर दोस्तों गांधी जी को, इसमें गांधी जी को क्या किया गया, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व सौंपा गया। किसको, गांधी जी को यहाँ पर नेतृत्व यहाँ पे सौंपा गया। और कहते हैं कि गांधी जी तथा तिलक ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, लेकिन मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय ने यहाँ पे इसका क्या कर दिया, बिल्कुल यहाँ पे विरोध यहाँ पे इन्होंने किया, क्या कर दिया, विरोध यहाँ पे इन्होंने किया। अब दोस्तों चलते हैं आगे। हाँ, और कहते हैं कि 1924 में कमाल मुस्तफा पाशा ने तुर्की में क्रांति कर दी, और कहते हैं कि खलीफा का पद यहाँ पे क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। दोस्तों फिर मोहम्मद अली के समाचार पत्र कौन कौन से हैं, एक तो कॉमरेड और एक हमदर्द, यह है। और दोस्तों मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब के समाचार पत्र अल हिलाल, अल बिलाग, इंडिया विंस फ्रीडम, ये पुस्तक किसने लिखी थी, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने। किसने, मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब ने। अब दोस्तों चलते हैं आगे। अब दोस्तों मूवमेंट आता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के लिए अपन पढ़ेंगे, सबसे मेन चीज पढ़ेंगे, तीन बड़े मूवमेंट पढ़ेंगे गांधी जी के। एक तो पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन, तो एक कौन कौन से पढ़ेंगे, तीन बड़े मूवमेंट पढ़ेंगे गांधी जी के।
एक दोस्तों पढ़ेंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के साथ में मूवमेंट चलता है। बच्चा, जवान, बूढ़े सभी लोग इस आंदोलन के अंदर सम्मिलित थे। ठीक है, हर बच्चा बच्चा सम्मिलित था, बूढ़ा था, जवान, एक प्रकार से लोगों के अंदर स्फूर्तता थी इस आंदोलन के अंदर। लेकिन जैसे ही गांधी जी ने 1922 के अंदर चोरा चोरी कांड के बाद में, तो गांधी जी का सिद्धांत था अहिंसा का, जब वो टूटता है उसके बाद दोस्तों ये आंदोलन को गांधी जी वापस ले लेते हैं। और खूब सारे क्रांतिकारी नेता थे, जैसे भगत सिंह हुए, चंद्रशेखर आजाद हुए, ठीक है, जितने भी बड़े बड़े जो क्रांतिकारी नेता थे गांधी जी से रूठ जाते हैं, फिर दोस्तों अपनी राह पर वो आगे बढ़ते हैं। तो असहयोग मूवमेंट है। उसके बाद दोस्तों आप बताएंगे सविनय अवज्ञा है, गांधी जी वापस चलाते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी मार्च के बाद में। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। दोस्तों लास्ट रह गया भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा रह गया लास्ट में? भारत छोड़ो आंदोलन। तीन बड़े गांधी जी के मूवमेंट है। उसके बाद में आप देखोगे भारत छोड़ो आंदोलन के बाद में माहौल ही ऐसा बन गया था कि अब अंग्रेजों को भारत से बाहर निकलना ही था। फिर असहयोग मूवमेंट आंदोलन 1920 से चालू होता है, ये 1 अगस्त से। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चालू होता है, जैसे दांडी मार्च होता है उसके बाद में सारा मामला चालू होता है। और भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों 1942 से करो या मरो का नारा देकर गांधी जी ने मूवमेंट चालू करते हैं। ग्वालियर टैंक मैदान जो कि बॉम्बे के अंदर है, वहाँ से मामला 8 अगस्त की बात थी, वहाँ से चालू करते हैं। ये दोस्तों 3 बड़े मूवमेंट अपन यहाँ पढ़ने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। मेन रिवीजन करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, बस चीज़ों को याद करते हुए, चीज़ों को सामने नोट्स रखना है, वो चीज़ों को अपन यहाँ पे करते हुए आगे चलते हैं। अब दोस्तों चलते हैं, सबसे पहले है भारत छोड़ो सॉरी असहयोग आंदोलन। असहयोग मूवमेंट 1 अगस्त, 2 तारीख है 1 अगस्त 1920, इसी दिन बाल गंगाधर तिलक साहब की मृत्यु हुई थी। और 1 अगस्त 1920 को तिलक साहब की मृत्यु के साथ ही गांधी जी ने मूवमेंट चालू किया, कौन सा? असहयोग आंदोलन यहाँ पे शुरू कर दिया। और कहते हैं कि सभी चीजों का बहिष्कार किया गया। खुद ने उपाधि वापस दे दी, जुल्लू है जो आपको जुल्लू की उपाधि मिली थी वो सब गांधी जी ने दे दी। ठीक है, और भी देखेंगे किस किसने उपाधि दी, सब यहाँ पे देना स्टार्ट कर दिया। सरकारी कॉलेज बंद, स्कूल बंद, न्यायालय बंद, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे। तो कुल मिला के बाद है गांधी जी ने यहाँ पर क्या किया, हर चीज़ों का यहाँ पे बहिष्कार किया। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, गांधी जी कहते हैं कि अगर मैं 1 साल के अंदर क्या कर लूंगा, वापस से स्वराज की प्राप्ति यहाँ पे कर लूंगा। इसी मूवमेंट के अंदर कहा था कि मैं 1 साल के अंदर वापस से स्वराज की प्राप्ति कर लूंगा। पढ़ते हैं, इसमें सरकारी स्कूल, कॉलेज, न्यायालय, उपाधियां आदि विदेशी वस्तुओं का क्या किया गया, यहाँ पे बहिष्कार किया गया। और कहते हैं कि गांधी जी ने कहा कि असहयोग आंदोलन के कारण भारत को 1 वर्ष के, किसके कारण? असहयोग आंदोलन के कारण भारत को 1 वर्ष में क्या कर दूंगा, स्वराज प्राप्त यहाँ पे कर लिया जाएगा। दोस्तों ये था। आगे चलते हैं। उसके बाद फिर दोस्तों जितनी भी उपाधि थी गांधी जी ने क्या करी, त्याग करी। जैसे गांधी जी ने बोअर की उपाधि मिली हुई थी, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका थे तो उनको बोअर की उपाधि मिली थी, ठीक है ना। जुल्लू की उपाधि मिली हुई थी, और केसर ए हिंद, जो कि आप देखोगे केसर ए हिंद की उपाधि मिली हुई थी, गांधी जी ने क्या कर दी, बिल्कुल त्याग कर दी। और कहते हैं कि गांधी जी के 5वें पुत्र थे जमनालाल बजाज साहब ने राय बहादुर की भी क्या कर दी, यहाँ पे बिल्कुल उपाधि यहाँ पे त्याग कर दी। दोस्तों ये था। अब दोस्तों कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, ये पढ़ते हैं। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, तो कांग्रेस के जो अधिवेशन होते हैं ना, वो दोस्तों मेन तो होते हैं दिसंबर में, अधिकतर अधिवेशन कांग्रेस के अधिवेशन होते हैं। लेकिन जब अगर बात करेंगे तो दिसंबर से पहले जो आप देखो सितंबर के अंदर, मार्च के अंदर जो अधिवेशन हुए हैं, तो वो कौन से अधिवेशन कहलाते हैं? विशेष अधिवेशन आपके कहलाते हैं। कहाँ पे किया गया? कलकत्ता के अंदर किया गया। कब किया गया? सितंबर 1920 के अंदर। अध्यक्ष कौन थे यहाँ पे? तो लाला लाजपत राय थे। अब बात करेंगे कि प्रस्ताव पेश करना है, तो गांधी जी ने यहाँ असहयोग प्रस्ताव पेश किया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों देखेंगे अली बंधु तथा मोतीलाल नेहरू के सहयोग से गांधी जी ने क्या किया, प्रस्ताव को क्या कर दिया, यहाँ पे पारित कर दिया। किसके सहयोग से? अली बंधु, वही अली बंधु 2, ठीक है, और मोतीलाल नेहरू के सहयोग से। मोतीलाल जी कौन है? जवाहरलाल नेहरू के पापा मोतीलाल जी, उन्होंने क्या कर दिया, प्रस्ताव को पारित करा दिया। अब दोस्तों विरोध किस ने किया? तो एनी बेसेंट ने किया, मदन मोहन मालवीय ने किया, सुरेंद्रनाथ सेन ने किया, और चित्तरंजन दास ने किया। दोस्तों इन लोगों ने आप देखोगे असहयोग जो आंदोलन था उसका क्या किया, विरोध यहाँ पे किया। सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि चित्तरंजन दास यहाँ विरोध कर रहे हैं। अब जैसे जब नियमित अधिवेशन होगा ना, तो उसके अंदर क्या करेंगे, सीआर दास जो है खुद है, जो खुद है, उन्होंने क्या करेंगे, प्रस्ताव पेश खुद करेंगे। कौन? चित्तरंजन दास। ठीक है, यहाँ तो विरोध कर रहे हैं विशेष अधिवेशन में, जबकि नियमित अधिवेशन में कौन क्या कर रहे हैं, ये
कि क्या कर रहे हैं यहाँ पे, प्रस्ताव क्या कर रहे हैं, पेश यहाँ पे खुद कर रहे हैं। अब दोस्तों अब सीधी सी बात है, कांग्रेस के अंदर एक प्रकार से ऊर्जा स्फूर्ति लानी थी कि कांग्रेस कैसे आगे बढ़े। तो दोस्तों कुछ पैसे वैसे भी रखना पड़ेगा, ठीक है, कुछ आने पैसे रखे ताकि चंदा वंदा आए। तो दोस्तों देखते हैं, अब देखते हैं इसका नियमित अधिवेशन दिसंबर के अंदर होता है, नागपुर के अंदर। कहाँ होता है, नागपुर के अंदर होता है। अध्यक्ष कौन बनते हैं, वी राघवाचार्य इसके क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। और कहते हैं कि सीआर दास जहाँ पे खुद विशेष अधिवेशन में जिसमें विरोध कर रहे थे, अब क्या करेंगे, इसका प्रस्ताव क्या करेंगे, खुद पेश कर रहे हैं। तो सीआर दास, चित्तरंजन दास ने खुद ने असहयोग कब क्या किया, प्रस्ताव पेश यहाँ पे किया। तो अब दोस्तों है, इस अधिवेशन में कांग्रेस ने कई परिवर्तन किए, कई परिवर्तन किए कि अब कुछ अच्छे से करेंगे कांग्रेस को, और संगठन के अंदर भी कुछ दिक्कत है वो क्लियर करेंगे। सबसे पहले कांग्रेस में 15 सदस्यों की कार्यकारिणी की बैठक कमेटी बनाई। कितने सदस्य होने चाहिए, 15 सदस्य से कार्यकारिणी क्या बनाई, बैठक कमेटी बनाई। फिर दोस्तों भाषा के आधार पर बनाई कि भाषा कैसी होनी चाहिए, कि भाषा के जिस तरह से अलग अलग राज्य उस तरह से क्या होनी चाहिए कि भाषा के आधार पर कांग्रेस कमेटी बने। तो इस तरह से भाषा के आधार पर भी कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। अब दोस्तों कांग्रेस की सदस्यता शुल्क कितनी कर दी गई, 25 पैसे। किसे 25 पैसे आने जो है इसकी जो है कांग्रेस सदस्यता शुल्क यहाँ पे कर दी गई है दोस्तों, ध्यान रखना। और कहते हैं कि तिलक स्वराज फंड, क्या है, तिलक स्वराज फंड की भी यहाँ पे स्थापना की गई। दोस्तों 4 पॉइंट आपको याद रखना है कि आपका जो नियमित अधिवेशन हुआ था, इस नियमित अधिवेशन 4 पॉइंट आपको याद रखना। सबसे पहले कांग्रेस में 15 सदस्यों की कार्यकारिणी कमेटी बनाई। सेकंड, यहाँ पर 25 पैसे शुल्क यहाँ पे सदस्यता रखी, ठीक है। भाषा के आधार पर कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। और दोस्तों लास्ट तिलक स्वराज फंड की भी यहाँ पे स्थापना की गई। दोस्तों ये मैन आपको याद रखना है। अब दोस्तों असहयोग आंदोलन में सबसे पहले सीआर दास व उनकी पत्नी बसंती देवी ने ही क्या कर दी, यहाँ पे गिरफ्तारी यहाँ पे की। फिर दोस्तों असहयोग आंदोलन में सबसे अधिक विदेशी किसकी बहिष्कार हुआ, कपड़ों का यहाँ पे बहिष्कार हुआ। ताड़ी की, हाँ, ताड़ी की तो दुकानों पर धरना पर अत्यधिक लोकप्रिय हुआ था, जबकि यह मूल जो कार्यक्रम में शामिल आपके नहीं था। कौन सा, ताड़ी की दुकान। यानी कहने का मतलब दोस्तों सबसे अधिक जो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया, ठीक है। और साथ में आप देखो जो ताड़ी की दुकान थी, उस ताड़ी की दुकान पर धरना दिया गया, अत्यधिक लोकप्रिय हुआ। और कहते हैं कि मूल कार्यक्रम में भी शामिल नहीं था। और दोस्तों कहते हैं 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स की बॉम्बे की यात्रा का यहाँ पे विरोध यहाँ पे किया था। दोस्तों ये था। चलते हैं वापस से, और कहते हैं कि हाँ, फिर दोस्तों घटना बढ़ती आगे, और जो असहयोग मूवमेंट काफी अपने चरम पर था। और कहते हैं कि जब घटना 5 फरवरी तारीख है, 5 फरवरी 1922 के दिन उत्तर प्रदेश के चोरा चोरी नामक स्थान पर कहते हैं कि एक थाने को आग लगा दी, और जिसमें 22 पुलिस के जो थे वो जवान यहाँ पे मारे जाते हैं। और कहते हैं कि गांधी जी ने जो एक मूवमेंट खुद का जो सिद्धांत था अपने अहिंसा वाला, उस पर ये फॉलो करते हैं। और कहते हैं गांधी जी ने आंदोलन को वापस ले लेते हैं। और दोस्तों फिर कहते हैं कि कांग्रेस ने बारदोली में, क्या पे, बारदोली में 12 फरवरी को आंदोलन को वापस ले लिया। और कहते हैं 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार यहाँ से कर लिया गया। कब किया गया, 10 मार्च 1922 को गांधी जी को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया था। दोस्तों ये था मैन असहयोग आंदोलन। और कहते हैं कि गांधी जी को 124 धारा ए के तहत राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, और 6 वर्ष तक इनको यहाँ पे सजा सुनाई गई, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों आप देखोगे कि सीआर दास ने विधान परिषद के चुनाव के बहिष्कार का विरोध किया था, और लाला लाजपत राय ने स्कूल तथा कॉलेज का यहाँ पे क्या किया, बहिष्कार यहाँ पे किया था। दोस्तों ये था। हाँ दोस्तों ये अपना कंप्लीट होता है, एक बार वापस से देख लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों यही है असहयोग आंदोलन, इसमें क्या क्या घटना हुई। सबसे पहले आपको याद रखना है, तो कब स्टार्ट हो रहा है, 1 अगस्त 1920 को तिलक साहब की मृत्यु के साथ ही ये मूवमेंट चल रहा है। इसके अंदर बच्चे, बूढ़े, जवान सभी इसके अंदर इस आंदोलन में सम्मिलित थे। और खासकर आप देखोगे कि भगत सिंह लोग, छोटे छोटे बच्चे भी इसके अंदर सम्मिलित थे, बूढ़े, जवान, ठीक है, तमाम लोग। और कहते हैं कि स्कूल बंद कर दो, कॉलेज बंद कर दो, न्यायालय बंद कर दो, विदेशी जो उपाधि आती सब दे दो इनको वापस, और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दो, ठीक है। और कहते हैं गांधी जी अगर ये आंदोलन सफल रहा ना, तो मैं 1 वर्ष के अंदर स्वराज की प्राप्ति कर लूंगा, ये इसके अंदर गांधी जी कहते हैं। फिर दोस्तों अगर बात करेंगे, हाँ, फिर गांधी जी ने सारी उपाधि दे दी, बोअर, जुल्लू, आप देखो केसर ए हिंदी की उपाधि त्याग दी। और कहते हैं कि गांधी जी के 5 पुत्र जमना लाल बजाज साहब, उन्होंने भी राय बहादुर की उपाधि त्याग करी। अब दोस्तों मेन चीज है कांग्रेस का विशेष अधिवेशन और कांग्रेस का नियमित अधिवेशन। कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन है कहाँ होता है, सबसे पहले आप देखो कलकत्ता के अंदर होता है, सितंबर 1920 के अंदर, ठीक है। अध्यक्ष कौन बनते हैं, लाला जी। और कहते हैं कि गांधी जी ने ही असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश यहाँ पे किया था। और कहते हैं अली बंधु और मोतीलाल नेहरू के सहयोग से गांधी जी ने प्रस्ताव यहाँ पे पारित यहाँ पे करा भी दिया। फिर कहते हैं कि इसमें कौन कौन लोग थे जो इसके समर्थन में नहीं थे, विरोध में थे, एनी बिसेंट, मदन मोहन मालवीय, सुरेंद्र नाथ सेन और चित्तरंजन दास। तो ध्यान रखना, चित्तरंजन दास वह व्यक्ति है जो सुभाष बाबू को गांधी जी ने सुभाष बाबू को मिलवाया था, सॉरी गांधी जी ने ही मिलाया था किसको, सुभाष बाबू को, किससे, चित्तरंजन दास से, वही है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। नगर निगम के महापौर बने थे ये।
कलकत्ता गए थे। और दोस्तों कहते हैं कि इन्हीं ने चित्तरंजन दास पहले तो विरोध कर रहे हैं, फिर कहते हैं कि जब कांग्रेस का नियमित अधिवेशन हुआ 1920 के अंदर, कहाँ पर वी राघवाचारी ने वो अध्यक्ष बनते हैं, और कहते हैं कि सीआर दास ने यहाँ पे जो है असहयोग का प्रस्ताव यहाँ पे खुद ने यहाँ पे पेश किया। और कहते हैं कि खुद इनकी पत्नी कई यहाँ पे, हाँ दोस्तों, इस अधिवेशन में कई कई बहुत सारे परिवर्तन हुए। सबसे पहले 15 सदस्यों की कार्यकारिणी कमेटी बनी, 25 आना सदस्य शुरू रखा गया, भाषा के आधार पर कांग्रेस कमेटी का गठन किया, और तिलक स्वराज फंड की यहाँ पे स्थापना की। आगे चलते हैं। फिर हाँ, असहयोग आंदोलन में सबसे पहले सबसे अधिक विदेशी कपड़ों का यहाँ पे बहिष्कार किया, और कहते हैं कि ताड़ी की दुकानों पर भी यहाँ पे धरना अत्यधिक लोकप्रिय हुआ, जबकि यह मूल कर्तव्य में क्या नहीं था, शामिल आपके नहीं था। और कहते हैं कि 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स की बॉम्बे की यात्रा का भी इन्होंने विरोध किया। फिर लास्ट में दोस्तों तारीख आपको याद रखनी है, 5 फरवरी 1922 गांधी उत्तर प्रदेश के चोराचोरी नामक स्थान पर एक थाने को आग लगा दी, और कहते हैं कि 22 पुलिस वाले थे जितने भी थे वो मार दिए गए। और कहते हैं कि गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया, और कांग्रेस ने खुद ने कांग्रेस ने खुद ने बारदोली में इसको 12 फरवरी को आंदोलन को वापस ले लिया। और कहते हैं कि 10 मार्च 1922 को गांधी जी को क्या कर दिया गया, यहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया। और कहते हैं कि गांधी जी को 124 ए के तहत राजद्रोह के आरोप में यहाँ पे गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया, और तथा 6 वर्ष की यहाँ पे इनको सजा सुना दी गई। फिर दोस्तों ये सारी बातें थी, सारी आपको मैंने समझा दी। अब दोस्तों पढ़ेंगे नेहरू रिपोर्ट 1928। देखो अब नेहरू रिपोर्ट की बात करेंगे, ठीक है। अंग्रेजों ने कहा, एक व्यक्ति है लॉर्ड ब्रिकन हेड, उन्होंने कहा कि ठीक है चलो आप संविधान चिल्ला रहे हो, आपको जल्दी से तो एक काम करो, आप खुद संविधान बनाओ। क्या करो, खुद संविधान बनाओ। और इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई मोतीलाल जी नेहरू। किसको सौंपी गई, मोतीलाल नेहरू जी को। और कहते हैं कि 8 सदस्यीय कमेटी का यहाँ पे गठन हुआ, और कहते हैं उसमें से सुभाष बाबू को यहाँ पे समिति के सदस्य यहाँ पे बनते हैं। चुनौती दी कि आप बना के दिखाओ। अब दोस्तों जो इन्होंने नेहरू रिपोर्ट बनाई, उस नेहरू रिपोर्ट के अंदर आप देखेंगे कौन कौन सी सिफारिशें थी, जिसमें मोतीलाल जी ने सारी जो सिफारिश उसको यहाँ पे लागू, यहाँ पे जो सिफारिशें की, इनको यहाँ पर याद करने का प्रयास यहाँ पे करते हैं। दोस्तों लॉर्ड ब्रिकन हेड ने भारतीयों को कहा कि भाई तुम बनाओ संविधान बनाने की चुनौती दी। अतः इसमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय समिति गठन किया, तथा सुभाष बाबू को भी इसमें क्या समिति के अंदर क्या थे, इसके अंदर सदस्य थे। अब दोस्तों बात करें सिफारिशें कौन कौन सी। सबसे पहले देखेंगे कौन कौन सी सिफारिश है। पहली सिफारिश, ब्रिटिश प्राप्त तथा विदेशी रियासतों को मिलाकर अखिल भारतीय संघ का निर्माण यहाँ पे किया जाएगा। दोस्तों जो ब्रिटिश प्रांत है, ब्रिटिश प्रांत, पहली सिफारिश क्या है कि ब्रिटिश प्रांत और जो आप देखो देशी रियासतें हैं उनको मिलकर क्या बनाया जाएगा, एक अखिल भारतीय संघ का निर्माण यहाँ पे किया जाएगा। सेकंड है, भारत में संघात्मक व्यवस्था को लागू की जाए, लेकिन उसमें केंद्र को अधिक शक्तियां मिले। किसको मिले, केंद्र को अधिक शक्तियां मिले। फिर दोस्तों तीसरी बात कही इन्होंने कि भारत को डोमिनेंट स्टेट का दर्जा यहाँ पे दिया जाए। दोस्तों यही दिक्कत खड़ी करी। खुद मोतीलाल जी नेहरू के बेटे जो जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्लियर बोला कि हमको डोमिनेट स्टेट नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। दोस्तों यही उनके खुद बेटे इसका विरोध कर रहे हैं। सीधी सी बात है कि कहाँ से लागू होगी ये सारी सिफारिशें, ठीक है। फिर बर्मा को भारत से अलग किया जाए, ये चौथी सिफारिश इन्होंने दी। पांचवी दोस्तों इन्होंने कहा कि सिंध, उड़ीसा तथा उत्तर पश्चिमी प्रांत नए राज्य बनाए जाए। क्या बनाया जाए, उत्तरी सिंध वाला जो क्षेत्र है, उड़ीसा है, जो उत्तर पश्चिमी प्रांत है, उनको क्या बनाया जाए, अलग से नया राज्य यहाँ पे बनाया जाए। फिर दोस्तों छठा है पृथक निर्वाचन को, हाँ जो पृथक निर्वाचन था उसको समाप्त कर दिया जाए, और कहते हैं कि अल्पसंख्यकों को भी सामान्य आरक्षण यहाँ पे दिया जाए। दोस्तों ये प्रमुख इनकी सिफारिश थी, छठी। और दोस्तों अगर बात करेंगे प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त किया जाए, तथा उसमें क्या किया जाए, स्वायत्तता यहाँ पे दिया जाए। भारतीयों को सार्वभौमिक यहाँ पे मताधिकार दिया जाए, और सबसे बड़ी बात है कि भारतीयों को क्या दिया जाए, मूल अधिकार यहाँ पे दिया जाए। दोस्तों ये था। और कहते हैं कि मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, और कहते हैं कि नेहरू रिपोर्ट का मुस्लिम लीग ने और हिंदू महासभा ने तो इसका भयंकर नेहरू रिपोर्ट का क्या किया, विरोध किया। और कहते हैं कि जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विरोध में जनता अपना खुद का 14 सूत्रीय मांग यहाँ पे प्रस्तुत यहाँ पे इसके विरोध के अंदर यहाँ पे किया। दोस्तों ये थी नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में देख लेते हैं एक बार कौन कौन सी बातें हैं। तो नेहरू रिपोर्ट क्या है, सबसे पहले लॉर्ड ब्रिकन हेड है, उन्होंने कहा कि ठीक है आप बनाओ संविधान, हम आपको बनाने की चुनौती देते हैं, और आप जैसा कहोगे वैसा बना दो। लड़ाई लड़ने नहीं चाहिए आप, ठीक है। पहली बात तो खुद आप देखो कि बाद में खुद लड़ाई लड़ रहे हैं, उनका बेटा खुद लड़ाई लड़ रहा है कि हमें तो क्या नहीं चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए। आप डोमिनेट स्टेट की बात बिल्कुल सरासर गलत है। कुछ जिन्ना यहाँ पे खुद की बातें यहाँ पे गलत बता रहे हैं, तो सीधी सी बात है खुद 14 सूत्रीय मांग दे रहे हैं। सीधी सी बात है नेहरू रिपोर्ट यहाँ पे बिल्कुल सही नहीं हुई।
तथा इसमें मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया और सुभाष बाबू को क्या बनाया, इसका समिति का यहाँ पे सदस्य बनाया गया। फिर दो सिफारिशें, पहली पहली सिफारिश क्या थी कि जो ब्रिटिश प्रांत है और जो देशी रियासत है उनको मिलकर क्या बनाया जाए, एक प्रकार से अखिल भारतीय संघ यहाँ पे बना दिया जाए। ठीक है भाई, बना देंगे। सेकंड बात, दूसरी बात है यहाँ पर संघात्मक व्यवस्था को क्या किया जाए, लागू किया जाए। और इन कहने का मतलब है कि केंद्र जो है, केंद्र को अधिक शक्तियां यहाँ पे प्रदान यहाँ पे की जाए। सेकंड बात, तीसरी शक्तियां बताई, तीसरी सिफारिश दी कि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, डोमिनियन स्टेट की यहाँ पे मांग की। दोस्तों ये बिल्कुल सबसे गलत थी। फोर्थ दोस्तों, सिंध को आप देखो कि बर्मा को भारत से अलग किया। किसको किया जाए, बर्मा को यहाँ से भारत से अलग किया जाए। सिंध, उड़ीसा तथा उत्तर पश्चिमी जो सीमा प्रांत है उनको अलग से क्या बना दिया जाए, राज्य बना दिए जाए। और जो पृथक निर्वाचन है, तो पृथक निर्वाचन व्यवस्था को समाप्त बिल्कुल से यहाँ पे कर दिया। यही मेन दिक्कत खड़ी करी थी। तो पृथक जो निर्वाचन है तो उनको क्या किया जाए, समाप्त यहाँ पे किया जाए। फिर दोस्तों नेक्स्ट है, प्रांतों में क्या किया लागू किया जाए, द्वैत शासन समाप्त किया जाए तथा यहाँ पे उनको क्या दी जाए, स्वायत्ता यहाँ पे प्रांतों को दी जाए और सार्वभौमिक जो मताधिकार यहाँ पे दिया जाए और भारतीय को मूल अधिकार यहाँ पे दिया जाए। फिर दोस्तों सीधी सी बात है, मुस्लिम लीग वाले अड़ गए और कहते हैं कि उसके बाद में हिंदू महासभा वाले भी क्या किए, इन्होंने नेहरू रिपोर्ट का क्या किया, इन्होंने विरोध किया और कहते हैं कि इस विरोध में जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांग यहाँ प्रस्तुत यहाँ पे किया था। आगे चलते हैं दोस्तों। और इस 14 सूत्री मांग पत्र में केंद्र की अपेक्षा राज्यों को अधिक अधिकार किसकी मांग की गई कि राज्यों को मिलनी चाहिए अधिक अधिकार। किसको मिलना चाहिए, अधिक अधिकार किसको मिलना चाहिए, राज्यों को मिलना चाहिए। और कहते हैं कि खुद उनका बेटा जवाहरलाल नेहरू और सुभाष बाबू ने डोमिनियन स्टेट का, किसका, डोमिनियन स्टेट का विरोध किया और कहते हैं कि तथा इन दोनों ने इंडिपेंडेंस लीग ऑफ इंडिया की स्थापना, इन दोनों ने स्थापना यहाँ पे कर दी। दोस्तों ये था मैन आपके नेहरू रिपोर्ट, खुद बेटे और सुभाष बाबू इसका विरोध कर रहे हैं, सदस्य के लोग। अब दोस्तों गांधी जी का 11 सूत्री मांग, ठीक है, कौन सा है, गांधी जी का 11 सूत्री मांग, जो कि 1930 जनवरी के अंदर गांधी जी का जो ये मांग आती है। सबसे पहले लॉर्ड इरविन के पास जाते हैं और 11 मांगे रखते हैं। गांधी जी ने कहा कि भाई सभी ने अवज्ञा आंदोलन से पहले अगर ये मांगे लॉर्ड इरविन मान जाते हैं तो हम ये है सारे बंद कर देंगे, ठीक है। लेकिन लॉर्ड इरविन मानते नहीं है। फिर गांधी जी के द्वारा जो सभी ने अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ यहाँ से होता है। गांधी जी ने सभी ने अवज्ञा आंदोलन शुरू करने से पहले लॉर्ड इरविन के पास जाते हैं और कहते हैं 11 मांगे यहाँ पे प्रस्तुत यहाँ पे करते हैं। सबसे पहली मांग कौन सी थी, पहली थी रुपए का क्या किया जाए, अवमूल्यन किया जाए। क्या किया जाए, रुपए का अवमूल्यन किया जाए। गांधी जी अच्छे से इकोनॉमिक्स थे, उन्होंने क्या किया, रुपये क्या होना चाहिए, अवमूल्यन यहाँ पे होना चाहिए। सेकंड, सीधी सी बात है, टैक्स वैक्स बढ़ रखे हैं तो टैक्स को कम करने के लिए क्या किया जाए, बुरा चीज़ों क्या होनी चाहिए, कमी, यहाँ पे कमी करो, तब तो हम आगे काम नहीं करेंगे। तीसरी बात, सरकार अपने खर्चे से क्या किया जाए, कम किया जाए। सरकार अपने सैनिक जो खर्चे हैं वो क्या किया जाए, यहाँ पे कम किया जाए। अधिक वेतन वाली नौकरियों को आप देखोगे कि कम किया जाए। जो अधिक वेतन देते हो आप नौकरियों के अंदर, उसको क्या किया जाए, कम के यहाँ पे किया जाना चाहिए। दोस्तों जो पांचवी जो है, नमक कर को यहाँ पे क्या कर दिया जाए, समाप्त यहाँ से कर दिया जाए। क्या होना चाहिए, नमक कर को यहाँ पे समाप्त, बंद होना चाहिए। विदेशी कपड़ों पर विशेष आयात शुल्क यहाँ क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तटकर जो अधिनियम है उसको पारित यहाँ पे लागू करो। शराबबंदी यहाँ पे लागू बंद कर दो। राजनीतिक कैदियों को यहाँ पे रिहा कर दो और गुप्तचर व्यवस्था भी यहाँ पे बंद यहाँ पे कर दो। तो ये इसके आप देखोगे प्रमुख मांगे थी, प्रमुख 11 सूत्री है। और 11वीं है कि भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति यहाँ पे देनी चाहिए। दोस्तों ये थी इनकी 11 मांगे। कौन कौन, सबसे पहले देखते हैं, तो वापस देखते हैं सारी मांगे। पहली बात मांग करेंगे, सबसे पहले दोस्तों पहली मांग इनकी, रुपए का अवमूल्यन करो, टैक्स को, भू राजस्व को कम करो, सैनिक खर्चों को कम करो, अधिक जो वेतन नौकरी देते हैं उनको कम करो कि पैसे वैसे नहीं देने अधिक जो वेतन वाली नौकरियों में। फिर दोस्तों पांचवी है, नमक कर को समाप्त करो, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे कि जो तटकर अधिनियम है उसको पारित करो, शराबबंदी यहाँ पे बंद करो और राजनीतिक कैदियों को यहाँ पे क्या करो, रिहा करो। और दूसरा है कि गुप्तचर जो व्यवस्था यहाँ पे क्या होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। और 11वीं अगर बात करेंगे, 11वीं दोस्तों है, भारतीयों को आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की अनुमति यहाँ पे देनी चाहिए। और कहते हैं दोस्तों इरविन ने यहाँ पे एक भी मांगे नहीं मानी और कहते हैं गांधी जी ने सविज्ञा आंदोलन को यहाँ पे शुरू कर दिया। क्या किया गांधी जी ने, सभी ने अवज्ञा आंदोलन यहाँ पे शुरू यहाँ पे कर दिया। चलते हैं दोस्तों आगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों ये है। तो गांधी जी स्टार्ट करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा के द्वारा। और कहते हैं कि गांधी जी ने 12 मार्च, क्या तारीख क्या है, 12 मार्च गांधी जी को साबरमती आश्रम से कितने लोग, 78 लोगों के साथ मिलकर यात्रा
प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि इनके साथ में भाई सीधी सी बात है, एक पत्रकार होना चाहिए गांधी जी के साथ में, तो कौन था? वेब मिलर गांधी जी के यहाँ पे साथ था। और कहते हैं कि दोस्तों गांधी जी ने 6 अप्रैल को दांडी पहुंचकर यहाँ पे नमक कानून यहाँ पे तोड़ते हैं। कौन तोड़ते हैं? 12 मार्च से लेकर आप देखोगे कि 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल, 12 मार्च से लेकर आप देखोगे 6 अप्रैल तक दांडी यात्रा यहाँ पे होती है। और कहते हैं कि नमक कानून यहाँ पे तोड़ते हैं। दोस्तों कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन की पेरिस यात्रा तथा मुसोलिनी की रोम यात्रा से यहाँ पे तुलना की। किसमें की है? बोस ने सुभाष चंद्र बोस ने नेपोलियन की, जिस तरह से नेपोलियन ने पेरिस की यात्रा की थी और जिस तरह से मुसोलिनी ने रोम की यात्रा की थी, उसी तरह की दोस्तों गांधी जी की यात्रा, दांडी यात्रा को यहाँ से तुलना सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ पे तुलना की है। चलते हैं दोस्तों आगे। हाँ, अब फिर दोस्तों देखते हैं कि यात्रा कहाँ से, कौन कौन लोगों ने कहाँ से यात्रा की। सबसे पहले देखेंगे राम राजगोपालाचारी ने त्रिचापल्ली से वेदर रमन ने की यात्रा की। के कलप्पन ने और टी के माधवन साहब ने कालीकट से पैनूर की यात्रा की। और असम के लोगों ने सिलहट से नोआखली तक यात्रा की। और कहते हैं कि इन सभी यात्राओं ने नमक कानून को यहाँ पे तोड़ा था। और कहते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर धरासना सत्याग्रह किसके नेतृत्व में होता है? सरोजनी नायडू जी के नेतृत्व में यहाँ पर धरासना सत्याग्रह होता है। अलग अलग यात्रा कर रहे हैं। अब मध्य प्रांत के अंदर सीधी सी बात है, एमपी के अंदर क्या है? वन है, तो सीधी सी बात है वन कानून के खिलाफ आंदोलन किया। बिहार के अंदर चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन किया। गुजरात वाले, महाराष्ट्र वाले और यूपी वालों ने क्लियर बोल दिया हम तो कर नहीं देंगे, कर न देने का आंदोलन चलाया। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के जो थे वो उनका नाम दोस्तों याद रखना, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब। कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान साहब ने उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के अंदर एक संगठन बनाया दोस्तों। क्या नाम है? खुदाई खितमगार। क्या नाम है? खुदाई खितमगार नाम संगठन बनाया। लाल नामक संगठन था ये। और कहते हैं कि इन्होंने कुर्ती दल का भी यहाँ पे गठन किया था। और कहते हैं कि पश्तो भाषा में इन्होंने हसरोजा नाम से प्रकाशित पत्रिका भी यहाँ पे बनाई थी। पेशावर के अंदर चंद्र सिंह गढ़वाली ने आंदोलनकारियों पर जो गोली चलाने से क्लियर मना कर दिया। नागालैंड में मदोनांग, किसमें? मदोनांग ने जियारलंग मूवमेंट चलाया और इसकी स्थापना होरका पंथ की यहाँ पे स्थापना करी। और कहते हैं कि मदोनांग की जो बहन थी गेडेन आल्यू ने को 13 वर्ष की उम्र में गिरफ्तार किया। और कहते हैं कि नेहरू जी ने इनको रानी की उपाधि यहाँ पे दी। दोस्तों ये था मेन चीज, आपको मैंने बता दी। और कहते हैं कि असम में किस पे? असम के अंदर आप देखोगे कि कनिंगम सर्कुलर के खिलाफ, किसके खिलाफ? कनिंगम सर्कुलर के खिलाफ आंदोलन चलाया गया। और इसके तहत स्कूल कॉलेज में माता पिता का चरित्र प्रमाण पत्र यहाँ पे लिया यहाँ पे जाता। दोस्तों ये था, ठीक है, ये बातें थी दोस्तों, ये था कंप्लीटली। और यहाँ जाके आप देखोगे फिर वापस से गांधी इरविन समझौता होता है और 15 मार्च 1932 के दिन आप देखोगे कि गांधी इरविन समझौता यहाँ से प्रारंभ होता है। ठीक है, अब वापस से देख लेते दोस्तों एक बार सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो मेन चीज पढ़नी है यहाँ से। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, सविनय जो आंदोलन होता है ना, वो जब 11 सूत्री मांगे हैं उसके विरोध के अंदर जब इरविन ने एक भी बातें नहीं मांगी तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा मूवमेंट चालू किया। दांडी यात्रा से प्रारंभ किया। 12 मार्च से लेकर आप देखोगे कि 6 अप्रैल तक जो दांडी मार्च था वो चला। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आप देखोगे कि साथ में वेब मिलर भी था। और कहते हैं कि सुभाष बाबू थे, उन्होंने इसकी तुलना नेपोलियन की पेरिस यात्रा तथा मुसोलिनी की रोम यात्रा से की है। अगर बात करेंगे दोस्तों, अब ये यात्राएं अलग अलग के अंदर अलग यात्राएं हो रही थी। के कलप्पन और टी के माधवन, तो नाम याद रखने पड़ेंगे आपको। के कलप्पन और टी के माधवन ने कालीगढ़ से पन्नीर की यात्रा की। असम के लोगों ने सिलहट से नोआखली की यात्रा की। इन सभी ने क्या किया? नमक कानून तोड़ा। और कहते हैं कि धरासना सत्याग्रह प्रारंभ किया। कहाँ पर? महाराष्ट्र के अंदर। किसके नेतृत्व में? सरोजनी नायडू के नेतृत्व में। ठीक है, उसके बाद में मध्य प्रांत वाले बोले कि हम तो वन कानूनों के खिलाफ काम करेंगे। बिहार वाले और इन्होंने बोल दिया हम तो चौकीदारी कर के खिलाफ आंदोलन चालू करेंगे अलग अलग क्षेत्रों में। गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी वाले बोले हम तो कर नहीं देंगे। फिर उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के अंदर एक व्यक्ति, उनका नाम याद होना चाहिए, खान अब्दुल गफ्फार खान साहब। क्या है? खान अब्दुल गफ्फार खान साहब ने खुदाई खितमगार आप देखो संगठन को यहाँ पे बना दिया। और कहते हैं कि इनकी पश्तो भाषा के अंदर प्रकाशित की कौन सी? हसरोजा। उसका दोस्तों पेशावर के अंदर एक व्यक्ति है चंद्र सिंह गढ़वाली। क्या नाम है? चंद्र सिंह गढ़वाली ने आंदोलनकारियों पर गोली चलाने से बिल्कुल मना कर दिया। नागालैंड के अंदर मदोनांग ने जियारलंग मूवमेंट चला दिया। अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग दिक्कतें यहाँ पे जो यात्रा यहाँ पे या फिर मूवमेंट यहाँ पे चालू हो गए। फिर मदोनांग की बहन थी गेडू लालू को 13 वर्ष की उम्र में गिरफ्तार किया। और कहते हैं कि नेहरू जी ने यहाँ पर इनको रानी की उपाधि दी। अब दोस्तों अब स्टार्ट होता है गांधी इरविन समझौता, जो कब होता है? 15 मार्च के दिन होता है 1932 के अंदर। इस समझौता किसने करवाया था? तेज बहादुर सप्रू व जयकर के प्रयासों से समझौता यहाँ पे होता है। और कहते हैं कि मेन चीज दोस्तों यही है। शर्तें कौन कौन सी? सबसे पहले कांग्रेस सविनय आंदोलन बंद कर देगी। ठीक है,
बिल्कुल बंद कर देगी। कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी, ये इसकी मेन वो थी। उसके बाद कांग्रेस ने पुलिस कार्यवाही की निष्पक्ष जांच की मांग को वापस ले लिया। आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति वापस की जाएगी अगर उसे तीसरे पक्ष को नहीं बेचा जाएगा। राजनीतिक कैदियों को रिहा कर देंगे। समुद्र तट पर रहने वाले लोगों को नमक की अनुमति दे दी गई। तो ये प्रमुख समझौता था। अब दोस्तों स्टार्ट होता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं गांधी जी के, वो सॉरी गोलमेज सम्मेलन जिसके अंदर गांधी जी ने सेकंड गोलमेज कॉन्फ्रेंस के अंदर गांधी जी 1931 के अंदर ये गांधी जी जाते हैं। सबसे पहले देखेंगे 3 गोलमेज सम्मेलनों में से कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया। किसमें लिया? दूसरे गोलमेज सम्मेलन में ही भाग लिया था। कांग्रेस की तरफ से एकमात्र गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे और गांधी जी किस जहाज से? राजपुताना। किस जहाज से? राजपुताना जहाज से बैठकर गांधी जी लंदन गए थे। और कहते हैं कि फ्रैंक मोरेस पत्रकार ने गांधी जी की इस लंदन यात्रा का इसके अंदर वर्णन किया है। फिर दोस्तों कहते हैं कि साथ में गांधी जी खुद गए थे, लेकिन जो मदन मोहन मालवीय थे और सरोजनी नायडू थे वो अपने खुद के व्यक्तिगत रूप से ये गोलमेज सम्मेलन के अंदर भाग लेने के लिए गए थे। और खुद बाबा साहब अम्बेडकर ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन के अंदर वहां पर वही थे। वो अपने लिए दलित जो है वो मैन उनके लिए वहां पे लड़ाई लड़ रहे थे, समाज के लिए वो लड़ाई, सामाजिक जो कुरीतियां थी उनके लिए वो लड़ाई लड़ रहे थे। मदन मोहन मालवीय व सरोजनी नायडू अपने व्यक्तिगत रूप से गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे और गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन से आने के बाद सभी ने अवज्ञा आंदोलन वापस शुरू कर दिया और कहते हैं कि अप्रैल 1934 में आंदोलन को समाप्त यहाँ पे हो गया। कब हो गया? 1934 के अंदर फिर गांधी जी ने यहाँ पे आंदोलन को समाप्त यहाँ पे कर दिया था। फिर गांधी जी सक्रिय राजनीति से अलग हो गए और कहते हैं कि गवर्नर जनरल विलिंगटन ने कांग्रेस पर प्रतिबंध यहाँ पे लगा दिया था। अब दोस्तों बात करेंगे सांप्रदायिक पंचाट। कब होता है ये? आप देखो 16 अगस्त 1932 के दिन सांप्रदायिक पंचाट होता है और कहते हैं कि ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड ने उन्होंने कहा कि हम दलितों क्या देंगे? एक प्रकार से पृथक निर्वाचन देंगे। क्या देंगे? पृथक निर्वाचन। अब जैसे ये बात कहे तो सीधी सी बात, अब भारतीय कहने मतलब गांधी जी के, अब आप देखोगे कि अब इसके अंदर की नहीं, हिंदू बिल्कुल अलग नहीं होने चाहिए, क्योंकि दिक्कत आने लग गई कि हम दलितों को भी अलग से पृथक निर्वाचन दे रहे हैं। दोस्तों एक समझौता होता है, उसका नाम है पूना समझौता। कब होता है? 26 सितंबर 1932 के अंदर होता है और कहते हैं किसके बीच में? गांधी जी वर्सेस अम्बेडकर के बीच में होता है। और कहते हैं कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा के समय ही गांधी जी को किस जेल में थे? यरवदा जेल के अंदर ये थे। उन्होंने 20 सितंबर को इसके खिलाफ जेल में ही क्या कर दी? भूख हड़ताल कर दी थी सांप्रदायिक पंचायत के खिलाफ। और अंत में गांधी जी व अम्बेडकर के बीच में समझौता होता है और कहते हैं कि दलितों ने पृथक निर्वाचन को क्या कर दिया? एक प्रकार से अस्वीकार कर दिया और कहते हैं कि दलितों के गांधी जी ने 71 और 78 जो है जो सीटें है वो दोस्तों रिजर्व कर दी और सामान्य आरक्षण की सीटें यहाँ पे कर दी गई। और कहते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इस समझौते के लिए धन्यवाद दिया और इस समझौते के बाद में गांधी जी ने छुआछूत निवारण में बिल्कुल गांधी जी इसके अंदर लग गए। अब गांधी जी बिल्कुल छुआछूत निवारण उसके अंदर लग गए और कहते हैं कि गांधी जी ने दलितों को हरिजन नाम दिया तथा समाचार पत्र भी यहाँ पे प्रारंभ किया। और कहते हैं कि गांधी जी ने अखिल भारतीय छुआछूत विरोधी लीग की भी यहाँ पे स्थापना करी। और दोस्तों ये सारी बातें आपके यहाँ पे थी। ये कंप्लीट होता है व्यक्ति, आप देखोगे कि सांप्रदायिक पंचाट। अब दोस्तों आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्रिप्स मिशन से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्रिप्स मिशन 1942। क्रिप्स मिशन 1942 सबसे पहले दोस्तों इसका कारण, पहला कारण है कि भारतीयों ने अगस्त प्रस्ताव क्या कर दिया? यहाँ पे अस्वीकार कर दिया और कहते हैं कि भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन यहाँ पे चल रहा था। चीन के राष्ट्रपति च्वांग काई शेक तथा अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे चर्चिल ने भारत में सुधारों के लिए दबाव डाला और कहते हैं क्रिप्स मिशन में केवल कौन सदस्य था? केवल एक ही इसके अंदर सदस्य यहाँ पे था। अब दोस्तों इसके प्रावधान क्या है? क्रिप्स मिशन के प्रावधान कौन कौन से हैं? ठीक है, अपन दोस्तों बिल्कुल सिर्फ रिवीजन के पर्पज से पढ़ रहे हैं सारे, ताकि एक बार आपका वापस से रिमाइंडर हो जाए। पहला है संविधान सभा का यहाँ पे गठन किया जाएगा। पहली बात किसका? संविधान सभा का यहाँ पे क्या किया जाएगा? गठन किया जाएगा। प्रांतीय विधानमंडलों के निचले सदन के सदस्यों को अनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा यहाँ पे संविधान सभा का यहाँ पे गठन किया जाएगा। प्रांत चाहे तो अपना अलग से संविधान बना सकता है और भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा तथा भारत एक डोमिनियन स्टेट होगा जो विदेशी नीति का निर्धारण यहाँ पे कर सकता है। दोस्तों ध्यान, वापस से डोमिनेंट स्टेट की बात कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, तो ये चीज बिल्कुल भारत चाहे तो राष्ट्रमंडल का सदस्य भी नहीं बन सकता था। अल्पसंख्यकों के लिए अलग से समझौता किया जाएगा और ये सभी प्रावधान युद्ध समाप्त होने के बाद जो सेकंड वर्ल्ड वॉर है उसके बाद में लागू किए जाएंगे। दोस्तों फिर गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को एक प्रकार से पोस्ट ग्रेटेड चेक की यहाँ पे संज्ञा यहाँ पे
देते हैं, किसकी? पोस्ट ग्रेजुएट चेक की। अब दोस्तों भारत छोड़ो मूवमेंट लास्ट मूवमेंट है, उसके बाद में आप देखोगे राष्ट्रीय आंदोलन यहाँ पे खत्म हो जाएगा। गांधी जी का जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से खत्म हो जाएगा। बस ये लास्ट है भारत छोड़ो आंदोलन। सबसे पहले दोस्तों 1942 आपको याद रखना है कब प्रारंभ होता है। 1942 में 14 जुलाई 1942 को वर्धा से कांग्रेस कार्य कमेटी की बैठक होती है। उस कांग्रेस वर्किंग कमेटी में इसमें भारत छोड़ो प्रस्ताव यहाँ पे पारित यहाँ पे किया गया था। 8 अगस्त को बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से, कहाँ से? ग्वालियर टैंक से भारत छोड़ो आंदोलन यहाँ से क्या होता है? प्रारंभ होता है। और कहते हैं कि गांधी जी ने अपना सुप्रसिद्ध जो भाषण था वो तो कौन सा था? करो या मरो का यहाँ पे नारा देते हैं। कौन सा? करो या मरो का यहाँ पे नारा देते हैं। उसके बाद दोस्तों आप देखोगे 9 अगस्त को, 9 अगस्त के दिन, ठीक है, 9 अगस्त के दिन कांग्रेस के जीरो ओवर के तहत गांधी जी व कांग्रेस के अन्य जो नेता थे उनको क्या कर दिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गांधी जी को पूना के सर आगा खां, कहाँ पे? जो पूना के सर आगा खां, पूना के सर आगा खां में जेल में बंद कर दिया जाता है। बहुत सारे नेता जिनको आप देखोगे जेल के अंदर बंद कर दिया गया, जिसके अंदर गांधी जी है, ठीक है। और कहते हैं कांग्रेस के अन्य नेताओं को अहमदनगर के किले में रखा गया। और कहते हैं कांग्रेस की द्वितीय पंक्ति के नेताओं ने अब दोस्तों आंदोलन चला रहे हैं। जो शुरू के जो आंदोलन थे उन्होंने, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू है उनको जेल में बंद कर दिया, गांधी जी को जेल में बंद कर दिया, और भी जो नेता है उनको जेल में बंद कर दिया। अब दोस्तों जो द्वितीय पंक्ति के नेता थे उन्होंने क्या किया? आंदोलन को यहाँ पे चालू किया। सबसे पहले कौन कौन नेता थे? जैसे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, ठीक है, उषा मेहता, दोस्तों नारायण उषा मेहता है। इन्होंने आप देखो भूमिगत रेडियो स्टेशन स्थापित किया, ठीक है। और कहते हैं कि राम मनोहर लोहिया इन पर प्रतिदिन संबोधित करते थे। अरुणा आसफ अली, मीनू मसानी, दोस्तों ये तमाम लोग थे जिन्होंने इस आंदोलन को बनाए रखा। और जनता अपने आप अंग्रेजों के खिलाफ सड़कों पर उतर आई थी, लेकिन यहाँ पे रेलवे लाइन तथा टेलीफोन के यहाँ पे तार यहाँ पे तोड़ दिए गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन हिंसक रूप धारण कर लेता है तथा अंग्रेजों ने इस हिंसा का जिम्मेदार किसको बताया? गांधी जी को बताया। और कहते हैं कि गांधी जी ने हिंसा के विरोध में 22 दिन की भूख हड़ताल करी। और कहते हैं कि आंदोलन के दौरान भारत में कई स्थानों पर समानांतर, क्या कौन सी समानांतर सरकार की यहाँ पे स्थापना की गई। जैसे बलिया के अंदर चीतू पांडे कौन है, जो कि पहली समानांतर सरकार थी बलिया के अंदर। उसको दोस्तों सतारा के अंदर नानाजी पटेल ने वाईवी चौहान ने मिलकर लंबे समय तक रहने वाली समानांतर सरकार थी। बिहार तामलुक के अंदर आप देखो सतीश सावंत ने ये यहाँ पे करा, ठीक है। और कहते हैं कि इसे जाति सरकार का भी कहा जाता है। मातंगी हजारा ने इसे जाति सरकार भी कहता है। और कहते हैं इन्होंने, मातंगी हजारा ने विद्युत वाहिनी सेना का यहाँ पे गठन किया। दोस्तों ये तमाम चीजें थी, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ के आप देखोगे कि इसके बाद में ये सारा कंप्लीटली यहाँ पे होता है। और गांधी जी का ये पूरा 3 बड़े जो आंदोलन है दोस्तों यहाँ कंप्लीट होते हैं। इसी के साथ दोस्तों कंप्लीटली भारतीय महात्मा गांधी जी का राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान था वो कंप्लीटली दोस्तों हो जाते हैं। यहाँ अपन ने 4-5 चीजें पढ़ी। सबसे पहले पढ़ा यहाँ पे चंपारण सत्याग्रह पढ़ा, ठीक है। चंपारण के बाद में आप देखोगे कि यहाँ पे अहमदाबाद पढ़ा, अहमदाबाद के बाद खेड़ा पढ़ा, और खेड़ा के बाद में रोलेट एक्ट पढ़ा, रोलेट एक्ट के बाद दोस्तों अपन जलियांवाला बाग हत्याकांड पढ़ा, ठीक है। उसके बाद आप देखो खिलाफत मूवमेंट पढ़ा। और दोस्तों उसके बाद में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के साथ में यहाँ पर भारत छोड़ो मूवमेंट पढ़ा, ठीक है। और भारत छोड़ो मूवमेंट के इसके बाद में दोस्तों अपन देखते हैं कि सविनय अवज्ञा और सविनय अवज्ञा ने दांडी यात्रा। उसके बाद में दोस्तों नेहरू रिपोर्ट पढ़ी। नेहरू रिपोर्ट के बाद में आप देखोगे कि भारत छोड़ो आंदोलन पर दोस्तों यही थी मेन चीजें, जिसके अंदर महात्मा गांधी जी का जो राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान है दोस्तों वो यही मेन सबसे इंपॉर्टेंट है। और आराम से आप देखोगे कि लगभग 1 घंटे के अंदर अपनी पूरी क्लास हो जाती है। बस आपको इसको रिवीजन करना है, सामने नोट्स रखना है और बार बार इसका रिवीजन करना है। आपको 4-5 चीजें दोस्तों इसके अंदर याद रखनी है। गांधी जी के अंदर कौन कौन सी सबसे पहली बातें, ये पुस्तक याद रखनी है। एक तो हिंद स्वराज की पुस्तक आपको याद रखनी है। कौन सी? हिंद स्वराज। एक ये याद रखना है हिंद स्वराज। एक दोस्तों आपको दांडी यात्रा याद रखनी है इसके अंदर, 1909 के अंदर लिखी थी हिंद स्वराज। एक दोस्तों आपको दांडी यात्रा याद रखनी है। एक दोस्तों इरविन समझौता याद रखना है, किसके बीच में हुआ था, इरविन किसके प्रयासों से हुआ था, जयगर व सप्रू, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप देखोगे कि इसके अंदर गांधी जी के अंदर आपको याद रखना है, हाँ इसके जो आप देखोगे कि यात्रा होगी सारी, ठीक है। दांडी यात्रा हुई, इरविन समझौता होता है, भारत ये अपने असहयोग आंदोलन आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। कांग्रेस का आपको याद रखना है नियमित अधिवेशन 1920 का याद रखना है, नियमित अधिवेशन।
तो छोटी-छोटी चीज़ें जिसको आपको याद रखना है, 3 बड़े मूवमेंट है मैंने आपको याद करवा दिए हैं। 1920 के अंदर जो हुआ था नियमित अधिवेशन, तो यही है गांधी जी के खिलाफ, और 1 घंटे के अंदर आपका पूरा अच्छे से रिवीजन हो जाता है गांधी जी का। और मैं मानता हूँ अगर आप ये क्लास देख लोगे तो 1 घंटे के अंदर आपका पूरा अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, और जो हमारे जो नोट्स दे रखे हैं ना, वो चीज़ें सारे आपको याद यहाँ पे हो जाएगी। दोस्तों ये थी पूरा गांधी जी के बारे में, और मैंने वन शॉट के अंदर, एक ही क्लास के अंदर आपको 1 घंटे के अंदर पूरा गांधी जी बता दिया है। बेसिक चीज़ें मैंने बता दी, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। जितना पढ़ो उतना ही आपके लिए कम है। तो मैं यही कहूँगा, गांधी जी के बारे में मेन चीज़ों को मैंने आपको करवा दिया। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। प्रोग्रेशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।